सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली आज जो है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस सेशन में, कल के लाइव सेशन में आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, बट हमारा जो 1 आवर का टाइम था वो कंप्लीट हो गया था। इसीलिए उसी पर्टिकुलर लेक्चर को जो है आज कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहा था और क्वेश्चन नंबर 13 से ही आज के लेक्चर को क्या करते हैं, अगेन स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है यहां पर है, पहले हम रीड करते हैं इसको कि क्या पूछ रहा है आपसे। इन प्लेटीहेल्मिन्थीज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर। यहां पर मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूं कि अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ की बात करते हैं, फ्लैटवर्म जिसे कहा जाता है, चपटेकृमि जिसे कहते हैं, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, यहां पे उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो चपटेकृमि में, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ में कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा? मैंने कहा क्या ये नेफ्रेडिया है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नेफ्रॉन, थर्ड ऑप्शन फ्लेम सेल और फोर्थ ऑप्शन क्या है? आर्कियोसाइट होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा इजिएस्ट क्वेश्चन है, आपको इतना तो पता होना चाहिए। अभी अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। सीधा सा आंसर आपको आना चाहिए। आप सभी के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। मैंने को कहा कि ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं इसमें एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए, उत्सर्जन के लिए जो है कौन सा अंग होना चाहिए। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन, फ्लेम सेल, आर्कियोसाइट। ठीक है, पहले जो रॉन्ग आंसर है हम उसको एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका यह भी होता है कि अगर आपको जो है पर्टिकुलर बहुत सारा कंफ्यूजन है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो पहले आप जो गलत आंसर है या फिर गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कीजिए, उसको क्या कीजिए, बाहर निकालिए, फिर अपने आप 2 ऑप्शन बचेगा, फिर उस 2 ऑप्शन में आप सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, ये नेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है, नेफ्रीडिया कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े हैं किसी में भी नेफ्रीडिया तो आया ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कैसे हो सकता है? नेफ्रॉन तो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि ह्यूमंस या मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है नेफ्रॉन की तो। ठीक है, अब देखते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट की बात करते हैं तो आर्कियोसाइट का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता। क्यों? आर्कियोसाइट के बारे में आपने पॉरीफेरा स्पंज में पढ़ा होगा। मैंने आपको वो बताया था कि ये पूर्ण सख्त प्रकार की टोटीपोटेंट सेल होती है जो किसी भी तरह के दूसरे सेल्स में मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहां पर सीधा सा आंसर कौन सा बच गया? मैंने क्या किया, देखिए मैंने जो गलत आंसर था, गलत ऑप्शन था, उसे क्या किया, एलिमिनेट किया है और ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया फ्लेम सेल। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो फ्लेम सेल होता है ना स्टूडेंट, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्या? प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या कहते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। लेकिन देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या था? नेफ्रीडिया था, लेकिन होता क्या है, ये प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। मतलब नेफ्रीडिया जो है ये भी हम आने वाले फाइलम में हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पर तो बिल्कुल भी जो है नेफ्रीडिया नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लेम सेल को प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया को ही क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं सोलेनोसाइट। क्या कहते हैं? सोलेनोसाइट कहा जाता है। ठीक है, इसके एक डायग्राम के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो है इसकी अगर डायग्राम की बात करें, मैंने कहा फ्लेम सेल कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्लेम सेल के कुछ डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। मैंने कहा ये कुछ इस तरह से होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या भरा होता है, मैंने कहा ये साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म के साथ साथ आपको पता है यहाँ पर पर्टिकुलर इसको क्या कहा था, इसको मैंने कहा था एक्सक्रीटरी डक्ट, और यही स्ट्रक्चर किसका था? फ्लेम सेल का था। और फ्लेम सेल जो है वो किसमें पाए जाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या पूछ रहा है आपसे। मैंने कहा ये पूछ रहा है कि टैपवर्म इज प्लेस्ड इन अ क्लास। क्या है कि टैपवर्म, फीताकृमि की बात करते हैं तो वो किस क्लास में आते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टोडा, सेकंड ऑप्शन है ट्रिमेटोडा, थर्ड ऑप्शन स्पोरोजोआ और फोर्थ ऑप्शन क्या है? टर्बिलेरिया। 4 ऑप्शन में
में जल्दी से आप सोचें और अपने आंसर को मुझे बताएं कि आखिर वो कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है जो इन 4 ऑप्शन में आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया है कि पहले आपको क्या इमेजिन करना है, फाइलम इमेजिन करना है, फिर क्लास को इमेजिन करना है और फिर उसके बाद मेंबर को इमेजिन करना है। ठीक है, तो पहले आप थिंक कीजिए, उसके बाद लिंक और कनेक्ट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए सीधे लीड करते हैं। यहां पर टेप वर्म की बात करते हैं। टेप वर्म को यानी फीताकृमि, और टेप वर्म जो है वो किस क्लास में आता है। देखिए मैंने कहा टेप वर्म, पहले हम बात करते हैं किस संघ का सदस्य है। अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज में टेप वर्म आता है और प्लेटीहेल्मिन्थीज में मैंने 3 क्लास बताया हुआ है, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। और यहां पर अगर टेप वर्म की बात करते हैं तो ये सिस्टोडा में आता है। सिस्टोडा वही क्लास है जिनके मेंबर्स में एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल नहीं पाया जाता। सिस्टोडा वही क्लास है जिसमें स्वेडो सेगमेंटेशन होता है। मतलब इसके मेंबर की बात करूं तो मैंने आपको बताया था टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनाटा, इकाइनोकोकस, तो उसके मैंने आपको कॉमन नेम बताए होंगे, पॉक टेप वर्म, बिफ टेप वर्म, डॉग टेप वर्म, और वही तो आ रहा है टेप वर्म। और टेप वर्म पे ही क्वेश्चन है, तो मैंने आपको पहले बताया फाइलम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास कौन सा हो गया, सिस्टोडा। क्या है, सिस्टोडा। बिल्कुल डायरेक्टली आंसर मैं दे रहा हूं कि यहां पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल करेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है क्या है, सिस्टोडा होना चाहिए। क्यों, अब देखते हैं कि ये 3 जो बचे हुए ऑप्शन है वो क्यों नहीं हुए, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा ट्रिमेटोडा, यहां पर कोई चांस नहीं है कि ट्रिमेटोडा में आता है, क्योंकि ट्रिमेटोडा जो होता है इस क्लास के मेंबर्स को हम फ्लूक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूक कहते हैं। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता ही नहीं है, ये किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अब देखिए टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया में स्वतंत्र जीवी आते हैं, लॉन्ग मतलब जो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं, रैंडम रहते हैं, वो पाए जाते हैं। इसमें तो मैंने एक ही एग्जाम्पल आपको बताया था, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको इसमें बताया था क्या, प्लेनेरिया के बारे में बताया था, डुगेसिया जिसे कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का, क्या सिस्टोडा क्लास में टेप आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैंने कहा ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक इन्फेक्ट द शीप। आई रिपीट, क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक इन्फेक्ट द शीप। मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा क्या पूछा है, कि यहां पर है कि आखिर जो है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जो कि किसके जीवन काल में, मैंने कहा ऐसी कौन सी अवस्था है जो लीवर फ्लूक के जीवन काल में जो है किसको इन्फेक्ट करे। मैंने कहा यहां पर शिप मतलब भेड़ को क्या करे, संक्रमित करे। एक बार और मैं रिवाइज करने जा रहा हूं, यहां पर हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। पूछ रहा है आपसे कि आखिर वो कौन सी स्टेज है, वो कौन सी अवस्था है किसकी, लीवर फ्लूक के जीवन काल की, जो जनरली रेस्पॉन्सिबल है किसको संक्रमित करने के लिए, शिप को मतलब भेड़ को संक्रमित करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन कौन से हैं, मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन है मिरासीडियम लार्वा। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के लार्वल स्टेजेस के बारे में बताया था और क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है मिरासीडियम, सेकंड है रीडिया, थर्ड है सर्केरिया और लास्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है मेटासर्केरिया। आप जल्दी से डिसाइड कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है, लेकिन आपको लिंक करना पड़ेगा कि पहले मैंने आपको किस फाइलम में बताया और उसके जनरल कैरेक्टर्स पे जाइए कि कहां पर और पर्टिकुलर किस पेज के कौन से एंड पर आपने ये पॉइंट लिखा है और जरूर लिंक कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन है मिरासीडियम, रीडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। पहले तो आप क्या सोचेंगे, पहले आप सोचेंगे कि ये जो लार्वल स्टेजेस हैं वो किसके होते हैं। सीधा है, मैंने कहा लीवर फ्लूक के अगर लार्वल स्टेज की बात करते हैं, किसकी, अगर हम लीवर फ्लूक को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को फेसियोला हिपेटिका कहते हैं। क्या कहते हैं, फेसियोला हिपेटिका कहते हैं। और ये जो है टर्बिलेरिया वर्ग में आता है और ट्रिमेटोडा वर्ग में आता है। और ये जो होता है ये क्या होते हैं, लीवर फ्लूक में मैंने आपको 5 लार्वल स्टेजेस के बारे में बताए थे। वो कौन कौन से थे, उसका एक ऑर्डर बताया था, MSRCM बताया था कि मैंने अगर हम बात करते हैं MSRCM मतलब यहाँ पे मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया, ये 5 लार्वल स्टेजेस होते हैं इसमें। अब हम सीधे बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वो तो इन्फेक्शन के लिए पूछा है और मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इसका जो प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं तो प्राइमरी होस्ट तो क्या होता है, इसका प्राथमिक पोषक जो है वो शिप होता है, भेड़ या फिर
बकरी भी होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, मोलस्कंस होते हैं। मोलस्कंस में मैंने आपको बताया था स्नेल, घोंगा होता है। स्नेल में भी वैरायटी मैंने आपको बताई थी, वो कौन से थी, उसका स्पीसीज की बात करें तो उसकी जो स्पीसीज है स्नेल में जो है लिमनिया और प्लेनॉर्बिस, ये दो स्पीसीज जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन यहां पर सीधे से ही क्वेश्चन को ले जाऊंगा कि ये जो मिरासीडियम मतलब जो एम लार्वा होता है वो जनरली फर्स्ट होस्ट जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये होते हैं शिप और क्या होते हैं, ये गोट होते हैं। और ये शिप और गोट को ये जो मिरासीडियम लार्वा है वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। मैंने आपको बताया भी था कि जनरली यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हमें दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे ऐसा ना पूछ के, क्वेश्चन कैसा पूछता, मैंने कहा यहां पे फर्स्ट इन्फेक्शन मतलब यहां पे इन्फेक्शन जो है प्राइमरी होस्ट शिप में पूछ रहा है। लेकिन अगर इसके सेकेंडरी होस्ट या फिर स्नेल में पूछता तो आपका जो है आंसर क्या होता। तो इसको, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि यहां पर अगर बात करें कौन से लार्वा की, अगर हम यहां पे जो है लास्ट लार्वा मेटासर्किया लार्वा जो होता है, मेटासर्किया लार्वा जो है किसमें इंफेक्शन करता है, मैंने कहा 2 डिग्री होस्ट में। किसमें, जो द्वितीयक होस्ट होते हैं 2 डिग्री सेकेंडरी होस्ट होते हैं उसमें इंफेक्शन मेटासर्किया करेगा। लेकिन फर्स्ट में शिप और गोट में कौन करेगा, मिरासीडियम। तो आंसर क्या हो गया, मिरासीडियम लार्वा। चलिए हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 को डिटेल में डिस्कस किया। आप सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 16 जो आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है वो क्या है, हम पढ़ते हैं पहले। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस लार्वा इन द लीवर फ्लूक। अगेन लीवर फ्लूक के लार्वा पे ही क्वेश्चन देखने को मिला प्रीवियस में भी। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आपका कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया है, सीधा सा आंसर है। लेकिन यहां पे सीक्वेंस पूछ रहा है, एक एप्रोप्रिएट करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है कि लीवर फ्लूक में पाए जाने वाले लार्वल अवस्था को सही क्रम में जो है क्या करें, व्यवस्थित करें, अरेंज करें। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में रीड नहीं कर पाऊंगा, सीधे आपको क्विकली क्या बताना है कि इसका आंसर क्या है। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और क्वेश्चन क्या है कि सीक्वेंस पूछ रहा है आपको लीवर फ्लूक में। सीधा सा 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा सीक्वेंस जो है इसका बिल्कुल डेवलपमेंटल ऑर्डर इसके विकास के प्रक्रम के अनुसार आपको सही लग रहा है। जल्दी से आंसर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपने आंसर को लेफ्ट कर दिए होंगे। अब सीधे हम डिस्कस करते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में। देखिए इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, MSRCM। मैंने ये एक शॉर्ट ट्रिक आपके साथ डिस्कस किया था कि MSRCM, M का मतलब क्या होता है, मिरासीडियम, S का मतलब क्या होता है, स्पोरोसिस्ट, R का मतलब क्या होता है, रीडिया, C का मतलब क्या होता है, सर्केरिया, और M का मतलब क्या होता है, मेटासर्केरिया। अब ये देखिए क्या इसी ऑर्डर में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे लार्वल स्टेज को इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। यहां पे देखते हैं मिरासीडियम, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो मिरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर सर्केरिया आ गया। मैंने कहा ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, उसके बाद तो क्या आना चाहिए, रीडिया आना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब सीधे डिस्कस करते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। मिरासीडियम करेक्ट है, उसके बाद क्या है, स्पोरोसिस्ट बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद आर आना चाहिए, बिल्कुल रीडिया है यहाँ पे, उसके बाद सी आना चाहिए, सर्केरिया है, और उसके बाद एम आना चाहिए, मेटासर्केरिया है। बिल्कुल यही ऑप्शन जो है क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, क्विकली जो है 2 सिमिलर आंसर जो बिल्कुल सही होते हैं, हम क्विकली जो है थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को रीड नहीं करते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही था। तो यहाँ पे सेकेंड को हमने डिस्कस कर लिया, थर्ड और फोर्थ के बारे में बताना चाहूंगा कि ये आखिर गलत क्यों है। ठीक है, हमें केवल सही आंसर को टिक करना नहीं आना चाहिए, बल्कि ये भी आना चाहिए कि जो बाकी बचे 3 ऑप्शन होते हैं वो गलत क्यों है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 में थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पे पहले किससे स्टार्ट है, स्पोरोसिस से स्टार्ट है। तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पहले क्या आता है, मिरासीडियम लार्वा आता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, फोर्थ ऑप्शन सर्केरिया से स्टार्ट है। ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले क्या आएगा, मिरासीडियम आएगा। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया। अब देखिए अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहां से आपसे क्या पूछ रहा है, हम ये रीड करते हैं पहले कि टीनिया सेजिनाटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको जब लेक्चर पर्टिकुलर जिस लेक्चर में हमने इस कंसेप्ट को डिसाइड किया था, स्टडी किया था, वहां पर सीधे मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो क्या बन सकता है कि हाउ टीनिया सेजिनाटा इज डिफर फ्रॉम द टीनिया सोलियम। इट मींस कि ये जो टीनिया सेजिनाटा होता है वो किस तरह से टीनिया सोलियम से अलग है।
चार ऑप्शन है आपके पास। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं हम इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अब्सेंस ऑफ द स्कॉलेक्स हुक, इसमें क्या नहीं पाया जाना, मैंने कहा इसमें क्या स्कॉलेक्स हुक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पे है स्कॉलेक्स डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है लेक, लेक का मतलब होता है कमी, ठीक है। अब देखिए स्कॉलेक्स डिवॉइड ऑफ द हुक, क्या स्कॉलेक्स में हुक नहीं होता। एंड डिफरेंस इन द सेकेंडरी होस्ट, और यहां पे किसमें विभिन्नता देखा जाए, द्वितीयक पोषक में विभिन्नता देखा जाए। थर्ड ऑप्शन अब्सेंस ऑफ द स्कॉलेक्स हुक, मतलब यहां पे क्या नहीं पाया जाए, क्या अनुपस्थित हो, स्कॉलेक्स हुक क्या हो, अनुपस्थित हो। एंड प्रेजेंस ऑफ द बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसका पाया जाना, नर और मादा जननांग का दोनों एक साथ पाया जाना। क्या आपका ये ऑप्शन सही लग रहा है, या फिर हम सीधे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ द स्कॉलेक्स हुक। यहां पे बेसिकली चार कैरेक्टर दिए हुए हैं और सब कैरेक्टर जो हैं वो स्कॉलेक्स हुक्स के बारे में दिए हुए हैं और कुछ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रेजेंस के बेसिस पे दिए हुए हैं। जल्दी से क्विकली डिसाइड कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं पहले आपको बता दूं इसका कंसेप्ट हमें किस बेसिस पे डिसाइड करना है कि क्या आंसर होना चाहिए, आपके आंसर का अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहले आपको सोचना है कि टेनिया सेजिनाटा में मैंने आपको एक नोट पॉइंट प्रोवाइड किया था। पहले हमने टीनिया सोलियम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और फिर नीचे मैंने नोट पॉइंट प्रोवाइड किया था। वो नोट पॉइंट क्या था कि टीनिया सेजिनाटा किस तरह से टीनिया सोलियम से अलग होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टीनिया सेजिनाटा में क्या नहीं होता, मैंने कहा इसमें रोस्टेलम नहीं होता। और रोस्टेलम क्या था, रोस्टेलम जो है ये एक केंद्र भाग होते हैं, सेंट्रल पार्ट होता है और इसी रोस्टेलम के चारों तरफ क्या होते हैं, मैंने कहा इसी रोस्टेलम के चारों तरफ सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं कुछ एक काइटिनियस हुक, ठीक है। लेकिन वो टीनिया सोलियम में प्रेजेंट होते हैं, किसमें अब्सेंट होते हैं, मैंने कहा टीनिया सेजिनाटा में रोस्टेलम भी नहीं पाया जाता और इसके साथ साथ यहाँ पे काइटिनियस हुक जो होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। और अगर हम किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट की बात करते हैं इन दोनों स्पीसीज में, तो आपको पता है कि अगर हम पहले टीनिया सेजिनाटा की बात करें, टीनिया सेजिनाटा जो होता है इसका सेकेंडरी होस्ट क्या होता है, मैंने कहा इसका सेकेंडरी होस्ट टीनिया सेजिनाटा का क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये होता है पिग या फिर सस, क्या होता है, पिग या फिर सस होता है। और टीनिया सोलियम का जो सेकेंडरी होस्ट होता है ये क्या होता है, टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट होता है क्या, अभी हमने डिस्कस किया था। और ये क्या है, शिप। और अगर गोट की बात करते हैं तो वो तो क्या होते हैं, प्राइमरी होस्ट। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है स्नेल, क्या होता है, स्नेल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ही आंसर आपको जाना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या होना चाहिए कि अगर ये जो टीनिया सेजिनाटा की बात करें वो कैसे डिफर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसके स्कॉलेक्स में क्या नहीं है, मैंने कहा हुक नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि टीनिया सेजिनाटा जो है इसके स्कॉलेक्स में क्या नहीं है, हुक नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिफरेंस इन द सेकेंडरी होस्ट, ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का वो क्या है, 17 क्वेश्चन का ये है। क्वेश्चन का बेसिकली सेकेंड ऑप्शन जो है कि इसमें इसके स्कॉलेक्स में हुक नहीं पाया जाएगा और साथ साथ यहाँ पे द्वितीयक पोषक में भी क्या होती है, विभिन्नता होती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फ्लूक अकरिंग एंड टेक प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लूक की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन बीइंग से क्या देखा जाता है। चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है फेसिलियोसिस और लीवर रोट, क्या इससे होने वाले डिजीज को क्या कहते हैं, फेसिलियोसिस कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फेसियोला, थर्ड ऑप्शन है डुगेसिया और फोर्थ ऑप्शन क्या है, मेल एस्केरिस। चार ऑप्शन है आपके पास, डिसाइड करना है। फ्लूक दिया हुआ है ऑप्शन में, फ्लूक से बेसिकली ह्यूमन में क्या देखा जाता है, सीधा सा बिल्कुल आंसर है कि यहां पर देखिए जो डिजीज होता है फ्लूक से उसे हम क्या कहते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर होना चाहिए। फ्लूक जो होता है वो कहते किसे, मैंने आपको लीवर फ्लूक बताया हुआ है। लीवर फ्लूक के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया हुआ है, लीवर फ्लूक के साथ साथ मैंने आपको ब्लड फ्लूक बताया हुआ है। लीवर फ्लूक की बात करते हैं इसको क्या कहते हैं, फेसियोला हिपेटिका कहते हैं। अगर यहां पर हम किसको देखें, लीवर फ्लूक को देखें तो लीवर फ्लूक जो है इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फेसियोला हिपेटिका। और फेसियोला से होने वाले ह्यूमन में डिजीज को क्या कहते हैं, फेसिलियोसिस कहते हैं, लीवर रॉट डिजीज कहते हैं, जिससे क्या होता है, यकृत में सड़न देखा जाता है, ठीक है। इससे लीवर पर्टिकुलर
वो पार्ट है जिससे क्या होता है, इन्फेक्ट होता है, संक्रमित होता है। ठीक है, सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके डिस्प्ले पर दिया हुआ है, सिस्टोसोमा इज नोन एज। ठीक है, सिस्टोसोमा जो है वो बेसिकली उसके क्या कहा जाता है, या सिस्टोसोमा किसका कॉमन नेम होता है, बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ब्लड फ्लूक फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या है चाइनीज लीवर फ्लूक, थर्ड ऑप्शन क्या है डॉग टेपवर्म, और फोर्थ ऑप्शन क्या है लंग फ्लूक। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही लगता है, आपको सीधे ये बताना है। मैंने कहा कौन सा ऑप्शन, मैंने कहा फर्स्ट ऑप्शन देखिए ये है ब्लड फ्लूक, सेकेंड क्या है चाइनीज लीवर फ्लूक, क्वेश्चन क्या था सिस्टोसोमा। आपको जनरली सीधे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसके कॉमन नेम पे जाना है कि सिस्टोसोमा जो है इसका कॉमन नेम क्या होता है, ब्लड फ्लूक होता है। क्या होता है, ब्लड फ्लूक। हमने पर्टिकुलर फ्लूक में 2 ही स्पीसीज डिस्कस किया था, एक लिवर फ्लूक और एक क्या था, ब्लड फ्लूक। और ब्लड फ्लूक जो होता है उसके लिए जो है किसका कॉमन नेम होता है ब्लड फ्लूक, मैंने कहा सिस्टोसोमा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आंसर हुआ, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 19 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सीधे ही नर्वस सिस्टम के बारे में दिया हुआ है कि लेडर लाइक नर्वस सिस्टम विथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन। मैं वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहा हूं कि अगर हम लेडर लाइक सीधी नुमा नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो वो जो है किस में प्रेजेंट होता है, या लेडर लाइक नर्वस सिस्टम का पाया जाना पर्टिकुलर किस फाइलम का कैरेक्टर होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे निडेरिया, क्या ये निडेरिया फाइलम में लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, सेकेंड है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है एनेलिडा, और लास्ट ऑप्शन क्या है आर्थ्रोपोडा। चारों फाइलम दिए हुए हैं, आपको डिसाइड करना है कि किस पर्टिकुलर फाइलम में लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको जब पढ़ाया था प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में, वहां पर मैंने आपको बताया था, और यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स, सेरिब्रल गैंग्लिया और ट्रांसवर्स नर्व्स आपस में मिल करके इस तरह से मॉर्फोलॉजी बनाते हैं इनके नर्वस सिस्टम में कि वो हमें सीढ़ी जैसा लेडर लाइक दिखाई देता है, और इसीलिए हमने कहा था प्लेटीहेल्मिन्थीज में उसमें क्या होता है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, यहां पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है निडेरिया। निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा। यहां पर तो क्या होता है, पहली बार उद्विकास की कड़ी में इवोल्यूशन के सीक्वेंस में जो है क्या देखा गया था, नॉन पोलर न्यूरॉन्स देखा गया था। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने कहा सेकंड ऑप्शन प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये तो करेक्ट है, लेकिन यहां पर हम ये देखेंगे कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं हो पाया। मैंने कहा एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो इसमें जो पाए जाने वाली तंत्रिकाएं होते हैं वो लेडर लाइक नहीं होते हैं, ये और भी ज्यादा विकसित प्रकार की होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमने अभी एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा फाइलम तो स्टडी ही नहीं किया है, तो सीधे आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज होना चाहिए। यहां पर मैंने जो है प्रीवियस जो भी फाइलम मैंने आपको बताए थे उसके कुछ एक 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे आपसे डिस्कस करने चाहिए, उसके बारे में हमने बात की। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है, हम आज पढ़ने वाले हैं एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम के बारे में, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर फाइलम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम को किस तरह से कंटिन्यू करना है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। देखिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था, हमने बेसिकली डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल एज द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम। इसका मतलब यह है कि हमने कुछ एक जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, मतलब कुछ एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो होते हैं इस पर्टिकुलर फाइलम के, उसे स्टडी करने के साथ साथ वर्गीकरण का आधार भी मैंने आपको एस्केहेल्मिन्थीज में बता दिया था, ठीक है। उसके बाद जो हमें कंटिन्यू करना है टॉपिक उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है एस्केहेल्मिन्थीज की थ्योरी प्रोवाइड करने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच वाज जनरली बिलोंग टू द टेनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम, वो भी क्या किए थे, हम डिस्कस किए थे।
थे, ठीक है। और इन सभी क्वेश्चंस और ये जो थ्योरी है एसके एलिमेंट्रीज का, उसको डिस्कस करने के बाद जो आज का लेक्चर है हम पर्टिकुलर उसी रेस्ट पार्ट को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, स्टडी किया था। आज के इस एक लेक्चर में आपको बताऊंगा एक प्रोसेस के बारे में जिसे कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है उसे हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। मैंने आपको जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है जनरली वो प्रोसेस होता है या वो पर्टिकुलर फिनोमेना होता है जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, कुछ एक बाह्य आकारिकी और बाह्य लक्षणों के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं या उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसमें कि ये जो है मेल है या फिर क्या है, फीमेल है। मतलब ये पर्टिकुलर जीव जो है उसकी ये मादा स्पीसीज है या फिर क्या है, ये नर जाति है, ठीक है। हम इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसी पर्टिकुलर टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं आपको डेफिनेशन के साथ साथ जो है यहाँ पे फीमेल एस्केरिस और मेल एस्केरिस का जो है कंपेयर करने वाले कुछ एक डायग्राम्स जो हैं वो देखेंगे और उनकी डायग्राम को कंपेयर करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि क्यों इसमें मतलब एसके हेलमिंथेस के कुछ एक मेंबर्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता का जो है प्रकृति या फिर उसकी जो टेंडेंसी है वो देखी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर किसके बारे में है? एसके हेलमिंथेस के बारे में है। और इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करते हैं या फिर हम लैंगिक द्विरूपता की बात करें तो हमें क्या क्या स्टडी करना होता है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अगर हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को स्टडी करें तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंसेप्ट क्या है इसको समझने के लिए। जैसा कि मैंने आपको ओरली अभी बताया है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और लैंगिक द्विरूपता में हम क्या करते हैं। सपोज कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हमने ले लिया एस्केरिस। क्या ले लिया? एस्केरिस का एग्जाम्पल ले लिया। और ये जो एस्केरिस में क्या कह रहा हूं कि पर्टिकुलर अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि एसके हेलमिंथेस से बिलोंग कर रहा हो और मैंने कहा उसमें एस्केरिस लिया है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, और इस पर्टिकुलर एस्केरिस में मैं कह रहा हूं कि अगर ये एस्केरिस को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, किस बेसिस पे? मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मतलब बाह्य आकारिकी के आधार पर अगर इस पर्टिकुलर एस्केरिस को मैं किस में डिवाइड कर दूं, मैंने कहा अगर बाह्य आकारिकी के आधार पर इस एस्केरिस को जो है हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाए, मैंने कहा हम इसे आसानी रूप से जो है विभेदित कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए किस में? मैंने कहा कि कौन सा एस्केरिस जो होता है वो क्या होता है, मेल एस्केरिस होता है, और कौन सा एस्केरिस क्या होता है, मैंने कहा फीमेल एस्केरिस होता है, ठीक है। हम यहाँ पे इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं, आसानी से विभेदित कर पाते हैं केवल उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर या फिर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कि एस्केरिस जो है वो बेसिकली उसमें मेल क्या है और फीमेल क्या है। आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि मेल और फीमेल को जनरली जिस सिंबल, जिस प्रतीक चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, मैं आपको यह बताने वाला हूं। देखिए मेल जो होता है उसको हम पर्टिकुलर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पर जो है एक राउंड बनाना है आपको, ठीक है, और इस राउंड स्ट्रक्चर के ऊपर जो है एरो लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें, राउंड बनाना है और नीचे क्या करना है आपको, यहां पर प्लस का सिंबल बनाना है। या लेकिन अगर आपको इन दोनों ही सिंबल में कभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये जानते हैं फीमेल का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एफ है, ठीक है। और यहां पर फीमेल के सिंबल में नीचे जो है कुछ एक एफ जैसा ही स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है या प्लस जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हमेशा आपको इसे जो है अपने माइंड में रखना है और फीमेल और मेल का सिंबल तो याद करना ही है। मैं बिल्कुल जीरो बेसिक से या फिर जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि हर चीज जो है आप जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जो है अपने अप्रोच को गेन कर पाए, ठीक है। हम सीधे स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो एस्केरिस के बारे में, हम यहां पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ द टाइम यहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है वो बताया। मैंने क्या बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एज वेल एज द एक्सटर्नल कैरेक्टर, इफ दिस पर्टिकुलर एस्केरिस इज डिफरेंशिएटेड इजीली इनटू द मेल एंड एज वेल एज द फीमेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैंने ये बताया आपको। अब हम इसी को हम क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमें इसे और जो है किस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें और कौन कौन से कैरेक्टर को स्टडी करना होता है, ये हम देखते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहां पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ द टाइम यहां पर हम मेल स्केरिस की बात करेंगे, उसके बाद फीमेल स्केरिस की बात करेंगे। मेल स्केरिस का डायग्राम बताऊंगा। मेल स्केरिस जो होता है आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो फीमेल स्केरिस से आपको कम देखने को मिलेगी, और मेल स्केरिस जो होता है उसके कॉर्डल एंड पे, मतलब नीचे वाले एंड पर वो क्या होते हैं, वो क्वाइल्ड होते हैं, मतलब वो कुंडलित होते हैं, मुरे हुए होते हैं, ठीक है। और इसी पर्टिकुलर ये कुछ एक कैरेक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे हम मेल स्केरिस को और फीमेल स्केरिस को बाहर से ही देख करके क्या कर सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सीधे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये जो है मेल स्केरिस जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले हम इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने कहा ये जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टडी करने वाले हैं कि ये जो मेल स्केरिस है इसे हम किस तरह से जो है डायग्राम में इसके जनरल कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पे मेल स्केरिस की बात करें तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा होता है, देखिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कि ये जो इंडिविजुअल है वो क्या है, मैं बताऊँगा ये है मेल स्केरिस, ठीक है। मेल स्केरिस में जो भी बेसिक कैरेक्टर आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है हम इसको 1 बाय 1 लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके कॉर्डल एंड पे मैंने कहा था जैसा कि अभी आपको कि कॉर्डल एंड पे ये क्या होते हैं, बिल्कुल इस तरह से मुरे हुए होते हैं, ठीक है। और ये मुरे हुए या फिर जो है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और यही इसकी पहचान है, ठीक है। अगर हम फीमेल स्केरिस का डायग्राम देखेंगे वहां पर आपको बिल्कुल सिंपल डायग्राम दिखाई देगा, मतलब ये तो क्या है, ये तो मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका कॉर्डल एंड क्या है, क्वाइल्ड है। लेकिन जब हम फीमेल का डायग्राम देखेंगे तो आप वहां पे ये देखेंगे कि वो क्वाइल्ड नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। और उसकी लेंथ भी क्या होती है, मेल स्केरिस से ज्यादा होती है फीमेल की, मेल स्केरिस की लेंथ क्या होती है, कम होती है। चलिए हम इसी टॉपिक को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर हमें मेल स्केरिस में पढ़ना होता है उसके बारे में। देखिए यहाँ पर ये जो है ये इसका क्या होता है, ये इसका माउथ होता है, क्या होता है, ये इसका माउथ होता है या फिर ये इसका मुख होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो इसके हेलमिन्थेस फाइलम के जो भी मेंबर्स होते हैं उसमें जो है क्या होता है, किस तरह का बॉडी प्लान होता है, मैंने कहा ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। मतलब इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, आहार नाल, वो पूर्ण प्रकार का होता है। अगर इसमें कंप्लीट टाइप का जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या फिर यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर कंप्लीट टाइप का होता है तो यहाँ पर फूड के इंजेक्शन और फूड के इगेशन दोनों के लिए जो है पर्टिकुलर कितने पाथवे होंगे, 2 पाथवे होंगे। मैंने कहा अगर यहाँ पे जो है माउथ से, मैंने कहा माउथ से यहाँ पे तो फूड एंटर होते हैं इनके बॉडी में, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पर किससे बाहर निकल जाएंगे, मैंने कहा जो वेस्ट मटेरियल होता है स्केरिस का वो एनस या फिर क्लोएका से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। हमने कहा ये माउथ है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का कुछ एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर ही पर्टिकुलर हम यहाँ पे देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है ये क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा हमने माउथ को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी मेल स्केरिस का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, लास्ट पार्ट कॉर्डल एंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर इसका मैंने कहा इसमें एनस नहीं, हम अगर फीमेल स्केरिस की बात करेंगे तो वहां कहूंगा कि वहां एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मेल स्केरिस पढ़ रहे हैं और मेल स्केरिस में ये जो एनस की जगह जो है कौन सी स्ट्रक्चर जो है इनके वेस्ट मटेरियल को इनके बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये कौन सा होता है, मैंने कहा ये जो है जनरली कौन सा होता है, ये होता है क्या, इसे हम कहते हैं क्लोएका, क्या कहते हैं, इसे क्लोएका कहा जाता है। अब ये जो क्लोएका है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा यहाँ पर क्लोएका को क्या कहा जाता है, देखिए क्लोएका को कहते हैं अवस्कर मार्ग, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर एनस जो कि यहाँ पे फीमेल स्केरिस में प्रेजेंट होता है, मैं आपको डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा, एनस जो है उसको गुदा मार्ग कहते हैं और क्लोएका को क्या कहते हैं, अवस्कर मार्ग कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये मेल स्केरिस है, ये इसका माउथ वाला पर्टिकुलर पार्ट मैंने बनाया है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्लोएका वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर थिंग को जो है आगे पुश करते हैं, आगे लीड करते हैं और कौन कौन सा हमें डायग्राम यहाँ पे स्टडी करना होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो है इसी पर्टिकुलर रीजन में मैंने कहा यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर जो है क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह से ये जो है
पोर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर कहा जाता है। क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। ठीक है, अब ये उत्सर्जन के लिए पाए जाने वाले कुछ एक छिद्रनुमा जो है स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ एक पोर्स होते हैं, कुछ एक होल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कॉर्डल एंड की बात करते हैं। मैंने कहा इसके कॉर्डल एंड पे कुछ इस तरह से जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये स्ट्रक्चर नंबर में आप देख रहे हैं कि 2 है। कितने, ये 2 हैं। अगर ये कॉर्डल एंड पे क्लोएका के पास पाए जाने वाले इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से देखना आप, इसे कहते हैं क्या, ये बेसिकली कितने हैं, मैंने कहा 2 है। कितने हैं, 2 हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पिनियल सिटी। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है पिनियल सिटी। और पिनियल सिटी के नंबर की बात करें तो कितने होते हैं बताइए, मैंने कहा ये 2 होते हैं, 2 पिनियल सिटी होते हैं। लेकिन इसे हिंदी में क्या बोलें, ये कुछ एक शोकनुमा संरचनाएं इसमें दिखाई देते हैं जो जनरली 2 इन नंबर होते हैं, और इट इज प्रेजेंट समवेयर अराउंड द क्लोएका। ये अवस्कर मार्ग के चारों तरफ या उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि मेल स्केरिस की बात करते हैं तो मेल स्केरिस में 2 पिनियल सिटी तो प्रेजेंट होता है। इन द प्लेस ऑफ एनस देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ क्लोएका लाइक स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे पिनियल सिटी जो होता है वो किससे बने होते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ अब। ठीक है, यहाँ पर पिनियल सिटी जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे, मैंने कहा इट इज मेड अप विद द कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CaCO3 से। ठीक है, हमने ये देखा। तो पिनियल सिटी किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। अब क्या करने वाला हूं कि ये जो आपका इसका ये जो एंड दिख रहा है, जिसे हमने क्या कहा पिनियल सिटी, यहीं पर ही क्लोएका प्रेजेंट होता है, इसी को मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करूंगा कि आखिर माइक्रोस्कोप से इसका ये पर्टिकुलर पार्ट क्या करें, हम स्टडी करें। मैंने कहा ये केवल इसका कॉर्डल एंड जिसमें इसका क्लोएका दिखाई दे रहा है, पिनियल सिटी दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, तो हमें कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाई देंगे, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं कि क्लोएका और इसके साथ साथ पिनियल सिटी वाले पार्ट को माइक्रोस्कोप से क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। मैंने कहा इसको हम क्या करने वाले हैं, बाय माइक्रोस्कोप क्या करने वाले हैं, स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आखिर हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है यहां पे दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए इसके क्लोएका और ये जो पिनियल सिटी है, इसमें हमें माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह का जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये जो बना रहा हूं ये इसका कौन सा व्यू है, ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है। अब देखिए यहाँ पर ही मैं आपको बता दूं, ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इसका जो ये बीच वाला जो रेड मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये इसका, मैंने कहा ये क्लोएका वाला पार्ट होता है जो कि हमें यहाँ पे दिखाई देता है। मैंने कहा कौन सा पार्ट होता है, ये क्लोएका वाला पार्ट होता है। ये मैंने कहा ये क्या है, ये क्लोएका वाला पार्ट है। अवस्कर मार्ग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस अवस्कर मार्ग के अलावा मैंने कहा कुछ एक इस तरह से भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी भी बात करेंगे, हर एक पर्टिकुलर पार्ट को लेबल करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कहा ये तो क्लोएका वाला पार्ट दिखाई देता है यहाँ पर, लेकिन ये जो आपको अपर सरफेस में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में, ये क्या होता है, मैंने कहा जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्री एनल पेपेली। क्या कहते हैं इसे, प्री एनल पेपेली। यहाँ पर पेपेली के समान कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, मैंने कहा इसे कह दिया मैंने प्री एनल पेपेली। और इसके जस्ट नीचे जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पोस्ट एनल पेपेली प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पोस्ट एनल पेपेली प्रेजेंट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के स्टडी मटेरियल में, मॉड्यूल्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मेल स्केरिस जो है उसमें जो प्री एनल पेपेली होते हैं और पोस्ट एनल पेपेली होते हैं, जनरली उनके नंबर्स कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अगर हम प्री एनल पेपेली की बात करते हैं तो ये कितने होते हैं, मैंने कहा ये 50 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं,
ये 50 पेयर्स होते हैं, 50 जोड़े में होते हैं, ठीक है। और अगर हम नंबर ऑफ द पोस्ट एनल पेपेली की बात करें तो ये कितने होते हैं, मैंने कहा ये 5 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, ये 5 जोड़े में पाए जाते हैं, 5 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ये सारी बात तो डिस्कस की, वन मोर टाइम आपको बताने वाला हूं हमने क्या किया। वी जस्ट टुक द ए पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक व्यू समवेयर अराउंड द क्लोएका एंड एज वेल एज द पीनियल सिटी पार्ट, ठीक है। हमने जैसे ही माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया तो यू कैन सी हियर क्लोएका लाइक स्ट्रक्चर इन दिस पर्टिकुलर रेड मार्क, ठीक है। एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्री एनल पेपेली एंड द नंबर, इसका नंबर क्या है, मैंने कहा ये 50 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, 50 पेयर्स होते हैं। बट वाइल द अदर हैंड हम यहाँ पे अगर पोस्ट एनल पेपेली के नंबर की बात करें, मैंने कहा यहाँ पे 5 पेयर्स होते हैं, ठीक है। जनरली आपको यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, मेल स्कैरिस के बारे में पता होना चाहिए। चलिए हम अब डिस्कस करेंगे फीमेल स्कैरिस के बारे में, और फीमेल स्कैरिस का डायग्राम डिस्कस करेंगे कि ये मेल से किस तरह से अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं यहीं पर ही फीमेल स्कैरिस का डायग्राम भी बना पा रहा हूँ, ताकि मैं इस पर्टिकुलर मेल स्कैरिस को फीमेल स्कैरिस से क्या कर पाऊँ, कंपेयर कर पाऊँ, और आपको ये बता पाऊँ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस दैट इज जनरली प्रेजेंट बिटवीन द मेल स्कैरिस एंड द फीमेल स्कैरिस। कौन कौन से ऐसी विभिन्नताएं हैं जो कि मेल स्कैरिस और फीमेल स्कैरिस में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। हमने यहाँ पे मेल स्कैरिस का डायग्राम को तो स्टडी किया, अब हम देखने वाले हैं कि जो फीमेल स्कैरिस है इसके डायग्राम में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि मेल से डिफर होते हैं। देखिए यहाँ पर आप अगर बात करें फीमेल स्कैरिस को, तो फीमेल स्कैरिस के बारे में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मेल स्कैरिस की जो लंबाई होती है वो कम होती है, ठीक है। फीमेल स्कैरिस की लंबाई मतलब उसकी लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमने कहा ये देखिए कि ये जो है ये क्या बना रहा हूं, मैंने कहा ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये है फीमेल स्कैरिस। हमने मेल स्कैरिस को स्टडी किया और अब हम स्टडी करने जा रहे हैं फीमेल स्कैरिस को। इस डायग्राम में अगर हम लेंथ की बात करें तो देखिए इसका जो लेंथ है, फीमेल स्कैरिस की जो लेंथ है, आपको मेल स्कैरिस से क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। लेकिन यहां पर अगर हम किसकी बात करें, इसके कॉर्डल एंड की बात करें, इसके लोअर एंड की बात करें, आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे मेल स्कैरिस में तो इसका कॉर्डल एंड क्या है, मुड़ा हुआ है। क्या है ये, मैंने कहा ये क्वाइल्ड होते हैं, कुंडलित प्रकार के होते हैं। लेकिन इस फीमेल स्कैरिस में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल क्या है, सीधी स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और इसकी जो लंबाई होती है ये भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमने कहा ये हमने बनाया क्या है, मैंने कहा ये हमने बनाया है क्या, ये हमने बनाया फीमेल स्कैरिस। क्या बनाया है, ये फीमेल स्कैरिस बनाया है, स्कैरिस, ठीक है। अब ये जो फीमेल स्कैरिस और मेल स्कैरिस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हम बेसिक डायग्राम में और इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम इसके माउथ वाले पार्ट को यहाँ पर माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि हमें ये किस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फीमेल स्कैरिस की हम यहाँ पे डायग्राम देख लिए। ये पर्टिकुलर इस डायग्राम को देखिए, यहाँ ये जो पर्टिकुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये कौन सा वाला पार्ट है, यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ये क्या था, माउथ है। तो ये भी फीमेल स्कैरिस का क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि ये सारे जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे और ब्रेन में विजुअलाइज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहता तो आपको थ्योरेटिकल अप्रोच पे भी समझा पाता, लेकिन यहाँ पर डायग्राम के बेसिस पे आप इन सभी चीजों को ज्यादा एडेप्टिव वे में ले पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया, फीमेल स्कैरिस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें आपको ये माउथ वाला पार्ट जो है इजीली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर इसी के पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, जैसा कि मेल स्कैरिस में देखा था वहां पर भी क्या प्रेजेंट था, मैंने कहा वहां पर भी क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर भी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है एक्सक्रीटरी पोर। क्या है ये, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एक्सक्रीटरी पोर होता है, ठीक है। अगर इस उत्सर्जन छिद्र की बात कर लिए हैं और यहाँ पर इसी पर्टिकुलर उत्सर्जन छिद्र के पास में मैंने कहा फीमेल स्कैरिस के टोटल लेंथ का जो 1/3 पार्ट होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर ही कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसको कहा जाता है बेसिकली गोनोपोर। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है गोनोपोर कहते हैं, ठीक है।
अब ये गोनोपोर क्या होते हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा। गोनोपोर की अगर बात करते हैं तो ये इसके पर्टिकुलर कितने लेंथ या भी कितने पार्ट ऑफ द टोटल लेंथ वाले पार्ट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली इसके 1/3 पार्ट में होता है। कितने पार्ट में, 1/3 पार्ट में इसमें गोनोपोर प्रेजेंट होता है। और ये जो है इसका क्या है, मैंने कहा ये इसका सेक्स ऑर्गन है। क्या है ये, मैंने कहा ये इसका सेक्स ऑर्गन है, मतलब जनन के लिए पाए जाने वाले अंग होते हैं। लेकिन मैंने आपको मेल स्केरिस में जो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करता है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया। अगर हम मेल स्केरिस की बात करते हैं तो यहीं पर ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने पीनियल सिटी बनाया है ये किस में हेल्प करता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, मैंने कहा ये पीनियल सिटी जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प तो करते हैं बट इट इज नॉट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये जनन अंग नहीं होते हैं। हालांकि ये जनन में हेल्प करते हैं, मतलब सहायता करते हैं। ठीक है, लेकिन वाइल द अदर हैंड अगर हम किसकी बात करें, यहां पर अगर हम फीमेल स्केरिस की बात करें तो फीमेल स्केरिस में गोनोपोर प्रेजेंट होता है और ये सेक्स ऑर्गन होता है और इसके टोटल बॉडी के 1/3 पार्ट पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहां पर इस केस में इसके कॉर्डल एंड पे आपको जो है कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है जो कि यहां पे मेल में दिखाई दिया था। मेल में तो ये क्या था, कॉइल था। लेकिन यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर इसके कॉर्डल एंड पे दिखाई देता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एनस। क्या कहते हैं इसे एनस कहते हैं। लेकिन आपको यही पर्टिकुलर डिफरेंस जो है माइंड में रखना है कि हम अगर क्लोएका की बात करें, अवस्कर मार्ग की बात करें तो ये देख रहे हैं आप, ये मेल में प्रेजेंट है। लेकिन ये जो एनस होता है किस में प्रेजेंट है, ये फीमेल में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने सारे पॉइंट्स, मतलब गुदीय मार्ग जो है यहाँ पर फीमेल स्केरिस में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे स्टडी करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी जनरल कैरेक्टर्स थे हमने उसे क्या किया, स्टडी किया। अब मैं आपको देखिए क्या बताने वाला हूं, यहाँ पर इस फीमेल स्केरिस एज वेल एज मेल स्केरिस, मतलब कंप्लीटली अगर स्केरिस के माउथ वाले पार्ट को क्या करें हम, अगर माइक्रोस्कोप में स्टडी करें तो हमें कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट है ये क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको फीमेल और मेल स्केरिस के डायग्राम में और उसमें जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, किस तरह से लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम स्केरिस की बात करें उसके माउथ वाले पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम किस में देखें, माइक्रोस्कोप में देखें, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स और किस तरह के डायग्राम, कैसा माउथ होता है इसका, मतलब ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगेन यहां पर कोई सा भी मैंने यहां सपोज कि मैंने ये जो है माउथ वाला पार्ट जो है स्केरिस का बना दिया, पूरा कंप्लीट स्केरिस नहीं बना रहा हूं क्योंकि हमें बेसिकली किसको स्टडी करना है, हमें तो केवल इसके माउथ वाले पार्ट को ही तो करना है स्टडी। मैंने कहा ये इसका माउथ वाला पार्ट होता है और ये जो माउथ वाला पार्ट है मैंने कहा ये बेसिकली है क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसका माउथ है। क्या है ये इसका माउथ है और इसके माउथ वाले पर्टिकुलर पार्ट को मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करने वाला हूँ, मतलब सूक्ष्मदर्शी में कैसे दिखाई देता है। ठीक है, जब तक एक डायग्राम आपके सामने नहीं होगा तब तक इन सारे पॉइंट्स को आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, लर्न नहीं हो पाएगा, वो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए सेव नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम के हेल्प से बहुत सारे कैरेक्टर आपको मालूम चलेंगे। देखिए बाय माइक्रोस्कोप, यहां पर हम माइक्रोस्कोप से ये देखेंगे कि किस तरह से इसका माउथ हमें दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहां इसके माउथ में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो मैं यहां बनाने वाला हूं। मैंने कहा इस तरह से जो है कुछ एक स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिलते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कैसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये मैंने क्या बनाया है, ये पर्टिकुलर जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो फिगर मैंने बनाया है, ये जो डायग्राम बनाया है, इट इज़ बेसिकली माउथ। ये किसके बारे में है, माउथ एज वेल एज माउथ के साथ साथ यहाँ पर लिप्स। ठीक है, माउथ और लिप्स मतलब मुख और ओष्ठ जो होते हैं, लिप्स जिसे कहते हैं, उसका डायग्राम बना रहा हूँ। और ये माउथ और लिप्स किसका है, मैंने कहा इट इज़ अ डायग्राम ऑफ माउथ एंड लिप्स ऑफ एस्केरिस। किसका है ये, एस्केरिस का है। ठीक है, और इस पॉइंट में आप बहुत सारे इसके जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी कर पाएंगे। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके माउथ और लिप्स जो है इस डायग्राम में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि इसके माउथ और लिप्स में हमें क्या दिखाई देता है, हमें यहाँ पे
3 टेंटिक्यूलेटेड, मैंने कहा 3 टेंटिक्यूलेटेड या फिर 3 टाइप्स के लिप्स जो है हमें दिखाई देते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कितने लिप्स होते हैं, यहाँ पे 3 लिप्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 लिप्स होते हैं। इसमें से देखिए 3 लिप्स में से भी हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पे 3 लिप्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 टाइप्स के लिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेस्ट 1 टाइप का लिप्स जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे ये स्टडी करेंगे। देखिए इन 3 लिप्स में 3 प्रकार के ओस्ट में हमें जो है 2 लिप्स ऐसे होते हैं जो कैसे दिखाई देते हैं। मैंने कहा 2 लिप्स जो होते हैं ये हमें डॉर्सल लिप की तरह दिखाई देते हैं। इसके डॉर्सल वाले पार्ट पे, इसके बेसिकली इसके पृष्ठ वाले भाग में पाए जाते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे हम डॉर्सल लिप कहते हैं। तो यहाँ पे 2 तो क्या है, डॉर्सल लिप, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल क्या होता है, एक सिंगल मतलब एक जो होता है यहाँ पे होता है डॉर्सो वेंट्रली लिप, या फिर इसे हम कहते हैं वेंट्रोलैटरली लिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है वेंट्रोलैटरली लिप। लेकिन ये संख्या में कितने होते हैं, केवल 1 होते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डायग्राम में ये प्रेजेंट होगा। बस बेसिकली मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसी कंसेप्ट का यूज हम इस डायग्राम में करेंगे, ठीक है। मैंने कहा अगर यहाँ लिप्स की बात करते हैं इसके इसमें तो 3 लिप्स होते हैं। जो 2 लिप्स होते हैं इसके डॉर्सल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, पृष्ठ भाग पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 1 लिप होता है वो इसके पार्श्व अधरीय भाग पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने कहा ये इसके कौन से भाग पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये वेंट्रल या फिर लेटरल पार्ट पे होता है, मतलब ये अधरीय पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। इसकी बात करेंगे तो इसे कहते हैं वेंट्रोलैटरल लिप। क्या कहते हैं, वेंट्रोलैटरल लिप कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, मैंने कहा ये केवल 1 होते हैं, सिंगल इन नंबर होते हैं। अब देखिए इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। इसका डॉर्सल सरफेस कौन सा है मैं आपको ये बता दूं। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, मतलब आगे का जो ऊपर वाला पार्ट बनाया है ये इसका डॉर्सल सरफेस है। और नीचे वाला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं अधर टर्म का मतलब ही क्या होता है, लोअर पार्ट, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। तो इसका वेंट्रल पार्ट जो है आपको ये दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके लेटरल पार्ट की बात करें, लेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है, लेटरल वर्ड का मतलब होता है पार्श्व। क्या होता है, पार्श्व, मतलब दोनों साइड से, किनारे से जो होते हैं उसे उस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम में अक्सर लेटरल टर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये पार्श्व मतलब किनारे से, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये किनारे से होते हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इसके लेटरल पार्ट कहते हैं। तो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज करना है। यहां पर देखिए मैंने पहले आपको बताया कि 2 डॉर्सल लिप होते हैं, तो यहां पे हम बनाते हैं इसके 2 डॉर्सल लिप। मैंने कहा बेसिकली अगर हम बात करें ये इस तरह से, यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पर इसके हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं। और जो इसका लिप होता है, इसके लिप में हमें किस किस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हम ये भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने क्या बनाया है, ये बनाया है इसका लिप। लेकिन इसके लिप के बाहर कुछ एक इस तरह से जो है स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो इसके टिथ होते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये दांत युक्त जो है लिप्स प्रेजेंट होते हैं या फिर दांत युक्त ओष्ठ कहते हैं। ये क्या है, ये इसके टिथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये इसका लिप होता है, ये क्या है, लिप होता है। मैंने कहा ये इसके क्या है, लिप्स हैं, ठीक है। ये लिप्स हो गए। यहाँ पे 2 मोर लिप्स और मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, मैंने कहा ये जो लिप्स आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर इस तरह के जो लिप्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे होते हैं। और ये जो लिप्स हैं इस पर्टिकुलर लिप्स में भी कुछ एक यहाँ पे पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ एक गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर होता है। और उस गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर में, पिट लाइक स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या है, इसे हम कहते हैं डबल पेपेली। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है इसका डबल पेपेली। क्या कहते हैं इसका, डबल पेपेली कहते हैं। डबल पेपेली लिख दिया। और ये डबल पेपेली कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट है, मैंने कहा इसके डॉर्सल वाले पार्ट में क्या होता है, डबल पेपेली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट कौन सा है इसका, ये इसका अधर भाग है जिसे हम वेंट्रल पार्ट कहते हैं। इस वेंट्रल पार्ट में क्या कहते हैं कि यहाँ पर डबल पेपेली नहीं होता है, यहाँ पे केवल एक सिंगल पेपेली होते हैं। और ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, इसे हम कहते हैं सिंगल पेपेली। यहाँ से जनरली बस
ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में देखने को मिलेगा कि ये अगर हम बात करें किसकी, सिंगल पेपेली की और डबल पेपेली की, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि ये जो सिंगल पेपेली होता है इसके कौन से वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो उसके वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है। अगर हम डबल पेपेली की बात करें तो कौन से पार्ट में होता है, तो उसके डॉर्सल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ इस तरह के जो है टिथ लाइक स्ट्रक्चर हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने ये तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में जो है एक ट्राइंगुलर शेप इसका क्या होता है, माउथ होता है। ठीक है, लिप्स की तो बात कर ली हमने, लेकिन अब मैं इसका माउथ बनाने वाला हूं। देखिए, ये जो बीच में स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ये इसका क्या होता है, ये इसका माउथ होता है। माउथ की अगर शेप की बात करें, इसके आकार की बात करें, तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है ट्राइंगुलर। कैसा होता है, मैंने कहा इसका शेप होता है ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणाकार। क्या कहते हैं, त्रिकोणाकार मुख होता है, या फिर ट्राइंगुलर माउथ यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि इसके माउथ वाले पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है स्टूडेंट, अब मैं बताने वाला हूं कि यहाँ देखिए इसी पर्टिकुलर पार्ट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो बेसिकली क्या है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे कहते हैं एम्फिड। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है एम्फिड। लेकिन ये एम्फिड यहाँ पर क्या है, मैंने कहा एम्फिड जो है एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस है, इट इज ए टाइप ऑफ सम केमिकल सब्सटेंसेस, रासायनिक पदार्थ होता है, विच इज जनरली एक्ट एज अ कीमो रिसेप्टर। किसकी तरह काम करते हैं, मैंने कहा ये यहाँ पर कीमो रिसेप्टर होते हैं। कौन से होते हैं, कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूं। कीमो रिसेप्टर को हिंदी में कहा जाता है रसायन संवेदक। क्या कहते हैं, रसायन संवेदक, मतलब कुछ एक सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। बेसिकली ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो किसके लिए सेंसिटिविटी या फिर संवेदनशीलता को दर्शाते हैं, मैंने कहा अलग अलग प्रकार के केमिकल्स के लिए, रसायन के लिए। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं या रसायन होते हैं, उसके लिए जो संवेदनशीलता दर्शाने वाले जो संवेदांग होते हैं उसे हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर। यहाँ पे कीमो का मतलब ही होता है केमिकल्स, और रिसेप्टर का मीनिंग होता है संवेदांग। ठीक है, और ये जो इसके कीमो रिसेप्टर होते हैं इसे हम कहते क्या है, मैंने कहा इसे एम्फिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे एम्फिड कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रसायन संवेदक होता है, अलग अलग तरह के जो केमिकल्स होते हैं उसको सेंस करने के काम आते हैं। ठीक, यहाँ पर एम्फिड की बात की, लेकिन यहाँ पर एक नोट पॉइंट देखिए, एक नोट पॉइंट आपको क्या बताने वाला हूँ। एक नोट पॉइंट होता है कि यहाँ पर अक्सर बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, जब हम ऑर्थ्रोपोडा क्लास पढ़ेंगे, कौन से क्लास, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ेंगे, तो इस ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में मैं आपको क्या बताऊंगा, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में एक इंसेक्टा क्लास आएगा। कौन सा क्लास आएगा, इंसेक्टा, मतलब कीट वर्ग क्लास पढ़ेंगे, और इस इंसेक्टा क्लास का एक मेंबर होता है जिसे हम कहते हैं एफिड। क्या कहते हैं, एफिड कहते हैं। तो अक्सर ऑप्शन में जो है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या देगा, दोनों ऑप्शन में देगा। मतलब यहाँ पे रसायन संवेदक पूछेगा तो वहां पे एम्फिड भी आएगा और एफिड भी आएगा, लेकिन आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। एफिड क्या है, इट इज अ इंसेक्ट, ये एक तरह का कीट होता है जो जनरली इंसेक्टा क्लास जो कि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं उससे बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एम्फिड होता है वो कीमो रिसेप्टर होता है, रसायन संवेदक होता है। तो ये एम्फिड और एफिड टर्म में डिफरेंस करना आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट दे दिया, ये स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट के माइंड में, जो क्लियर कर दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने माउथ और लिप्स ऑफ स्कैरिस के बारे में जो है डिस्कस किया। वन मोर टाइम इन सभी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में दिखाई देने वाले जो भी पार्ट्स होते हैं इसको मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन। ठीक है, देखिए हमने यहां पे क्या किया, वी जस्ट टूक अ माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द माउथ पार्ट एंड हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द माउथ एंड लिप्स ऑफ स्कैरिस। ठीक है, here you can see that some type of lips that is basically seen in the particular diagram. If I talk about the shape of the mouth, then you can see here that it is a triangular in shape, मतलब ये
त्रिकोणाकार प्रकार के जो है इसमें मुख पाए जाते हैं, माउथ प्रेजेंट होते हैं। while the other hand on the dorsal part there is a presence of double papillae like structure, on the other hand on the ventral part, on the ventral lateral part there is a presence of single papillae, ठीक है। और इसी papillae somewhere around the near the single papillae एक chemoreceptor, ठीक है, एक chemoreceptor type of chemical substance are present and what is it? It is known as amphid। क्या कहते हैं इसे amphid कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एफिड और एम्फिड के बीच में मैंने डिफरेंस बताया। तो हमने यहाँ पे फीमेल मेल के डायग्राम को देखा, यहाँ पर हमने पीनियल सिटी और जो इसका कॉर्डल एंड होता है मेल का, मेल स्केरिस का, उसको भी हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया। प्री एनल पेपेली, पोस्ट एनल पेपेली, क्लोएका, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। और मैंने आपको यहाँ पे माउथ का जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू बता के इसके इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में बताया। और ये सारे कैरेक्टर्स इस पर्टिकुलर डायग्राम के बिना स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम प्रोवाइड किया है। अब सीधे लीड करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने यहाँ पे एसके एलिमेंथीज में अब तक क्या पढ़ लिया है, इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इन दोनों मेल स्केरिस और फीमेल स्केरिस के डायग्राम को डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ प्रोसेसेस। क्या बताऊंगा, इसके लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का सीक्वेंस आपको पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन हर फाइलम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हम अब पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ प्रोसेस ऑफ एसके हेलमिंथीज, ठीक है। लाइफ प्रोसेस ऑफ एसके हेलमिंथीज को अगर हम स्टडी करें कि आखिर ये कौन कौन से जैविक प्रक्रम होते हैं जो एसके हेलमिंथीज के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, देखने को मिलते हैं, हम ये क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ द टाइम मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके लाइफ प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन के बारे में। और डाइजेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी चुका है और आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स में देखने को भी मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखिए ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम डाइजेशन की बात करें एसके हेलमिंथीज फाइलम में या उसके मेंबर्स में पाचन किस प्रकार से होता है, तो मैं आपको यहां बता दूं कि इसमें पर्टिकुलर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, इसका जो हम अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं, कौन से ट्रैक्ट की, जो पाचन के लिए पथ होता है, मतलब इसका जो भी पाचन तंत्र होता है या फिर ये मान लें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, वो क्या होता है, मैंने कहा ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, ये पूर्ण प्रकार का होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, मैंने कहा यहां पर हमें माउथ भी मिलेगा। क्या मिलेगा, माउथ मिलेगा। यहां पे हमें फेरिंग्स भी मिलेगा। फेरिंग्स को हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। तो बेसिकली यहां पे माउथ के साथ साथ फेरिंग्स भी मिलता है इसके एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेशन वाले पर्टिकुलर प्रोसेस में। यहां पे हम एसके एलिमेंट्रीज की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सभी प्रकार के जो जैविक प्रक्रम होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, अंग तंत्र स्तर पे कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर जो है सिस्टम का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ऑर्गन्स जो है आपस में कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म कर लेते हैं। यहां पे माउथ है प्रेजेंट, यहां पे फेरिंग्स प्रेजेंट है। फेरिंग्स के साथ साथ यहाँ पे इंटेस्टाइन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत्र भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे इंटेस्टाइन के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा कि ऑल द बेसिक ऑर्गन्स विच जनरली बिलोंग विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दिस ऑल आर द प्रेजेंट इन केस ऑफ एसके हेलमिंथीज फाइलम। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेल इट एज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पर पूर्ण प्रकार के पाचक पथ पाए जाते हैं जो कि किससे बने होते हैं, मुख से, ग्रसनी से, आंत्र से और गुदा मार्ग से बने होते हैं, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया। अब देखिए यहां पर फेरिंग्स और इंटेस्टाइन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या, मैंने कहा यहां पर फेरिंग्स की बात करते हैं पहले। फेरिंग्स जो होता है इसका कैसा होता है, ये देखिए मैंने कहा फेरिंग्स जो है एसके हेलमिंथीज के मेंबर्स का फेरिंग्स कैसा होता है, मस्क्यूलर होता है। कैसा होता है, मैंने कहा ये मस्क्यूलर होता है। मस्क्यूलर का मतलब होता है ये पेशीय प्रकार का होता है। क्या होता है, पेशीय प्रकार का होता है। और ये मस्क्यूलर टाइप का फेरिंग्स, पेशीय ग्रसनी का पाया जाना इज द वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसके हेलमिंथीज मेंबर्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए
कि पेशीय प्रकार की ग्रसनी का पाया जाना इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन क्या होता है? ये मस्क्यूलर नहीं होता। ये क्या होता है? ये पेशीय नहीं होता। इसे हम कहते हैं नॉन मस्क्यूलर। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नॉन मस्क्यूलर कहते हैं। ये पेशीय प्रकार का नहीं होता है। तो ये हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं डाइजेशन में, और यही इसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि जो डाइजेशन वाला पॉइंट जो आप स्टडी कर रहे हैं, यहां पर यह कहा जाता है कि सम मेंबर्स विच जनरली एक्ट एज अ एंडोपैरासाइट। यहां पर क्या है, कुछ एक मेंबर्स जो होते हैं वो क्या है, एंडोपैरासाइट मतलब पैरासाइट की तरह भी एक्ट करते हैं, और वो बेसिकली किसी दूसरे होस्ट पर रहते हैं फूड को गेन करने के लिए। और दूसरे होस्ट के कहां रहते हैं, किस पर्टिकुलर पार्ट में रहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। कहां होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसी की बात करने वाले हैं। मैंने कहा यहां पर देखिए, ये मैंने बोला है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में कि ये कुछ एक जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। अगर ये पैरासाइट है तो कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा ये होस्ट के बॉडी में मिलेंगे। होस्ट के बॉडी में कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे इसके आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इसके एलिमेंट्री कैनाल में मिलेंगे। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए यहाँ पर, और इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद सीधे हम लीड करते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइप का लाइफ प्रोसेस को कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं सेकेंड। ठीक है, सेकेंड टाइप का लाइफ प्रोसेस जो होता है, एज यू नो, डाइजेशन के बाद क्या आता है? रेस्पिरेशन आता है। क्या आता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, आप ये देखिए। रेस्पिरेशन के बेसिस पे ये कहा जाता है कि जितने भी यहाँ पे फ्री लिविंग जो भी मेंबर्स होते हैं इसके हेलमिन्थेस फाइलम के, वो जनरली रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सम टाइप ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर विच आर गोइंग टू हेल्प इन द रेस्पिरेशन। यहाँ पर किसी भी तरह के रेस्पिरेशन के लिए संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं जो इसमें मदद करे। इसीलिए इसमें भी जो है बॉडी सरफेस सही होना है, और बॉडी सरफेस से कैसे होगा? विद द प्रोसेस दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। एक प्रक्रिया होती है जिसे हम विसरण कहते हैं। तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा इनके जो है सतह से ही, इनके शरीर के सतह से ही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रेस्पिरेशन या फिर श्वसन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर देखिए, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पे बॉडी सरफेस की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बॉडी सरफेस की बात कर रहे हैं, और ये शरीर की सतह से यहाँ पर होता है। इसीलिए हमने कहा ये क्या है? यहाँ पे बॉडी सरफेस से होता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, जैसे विसरण भी कहा जाता है। और यहां पर एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा कि यहां पे कुछ मेंबर पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, और जो भी पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, जो भी मेंबर्स परजीवी की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है विच जनरली टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। इसीलिए यहां पर कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? यहां पर एनएरोबिक टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है यहां पर हमें देखने को मिलेगा। कौन सा? एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि रेस्पिरेशन कैसे होता है? बॉडी के सरफेस से विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा होता है। पैरासाइट की तरह एक्ट भी करते हैं कुछ एक मेंबर। इसीलिए मैंने कहा यहां पर ऑक्सीजन के अब्सेंस में इनमें क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, और उसे अवायवीय शोषण कहते हैं, जो जनरली परजीवियों में अवायवीय शोषण देखा जाता है। ठीक है, हमने डाइजेशन और रेस्पिरेशन को स्टडी किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ये हम डिस्कस करते हैं अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, किस सिस्टम की? यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम ये स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका कैसा होता है मैं आपको यहाँ बता दूं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे अब्सेंट होता है। अब तक कोई भी ऐसा फाइलम प्रेजेंट नहीं है या जिसके बारे में हमने पढ़ा है, ऐसा कोई सा भी फाइलम नहीं था जिसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता हो। सब में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? अब्सेंट होता है। लेकिन इस फाइलम में कुछ एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जरूर प्रेजेंट होता है, जिसे हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, सिलोमिक द्रव्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सर्कुलेशन का पार्ट ना होकर के बस एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। ऑल ओवर सर्कुलेटरी सिस्टम तो क्या होता है? इसका अब्सेंट ही देखा जाता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर को पढ़ते हैं, जो बेसिकली नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस होता है इसका, वो क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हम अब डिस्कस करने वाले हैं
एक्सक्रीशन के बारे में कि इसमें जो है एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है, उत्सर्जन की जो प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बेसिकली किस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए, अगर हम यहाँ पे एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा स्पेशल पॉइंट है जो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। एक्सक्रीशन के लिए इसमें क्या होता है, ये देखिए, इसमें एक्सक्रीशन के लिए कुछ एक एच शेप्ड, मैंने कहा एच आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, एच शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और ये जो एच शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है रिनेट सेल। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे हम कहते हैं रिनेट सेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैंने कहा, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें है रिनेट सेल और उसका आकार कैसा है, उसका आकार है एच शेप। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं इसका एक डायग्राम जिसमें बताऊंगा कि किस तरह से रिनेट सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन विच आर एक्ट एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जनरली ये इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है। मैंने कहा ये एच शेप होता है, तो यहाँ पे एच शेप जो है वो कुछ ऐसा हम बना सकते हैं। ये मैंने क्या बनाया है, ये रिनेट सेल का डायग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए न्यूक्लियस जो होते हैं वो बहुत सारे आपको दिखाई देंगे इस तरह से। मैंने कहा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एसके हेलमिंथेस के बारे में स्टडी किया था वहाँ पर भी बताया था कि इनके जनरली उपकला की बात करते हैं, एपिडर्मिस की बात करते हैं तो उसमें केंद्रक बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये बताया मैंने आपको। अब देखिए, अगर हम इस रिनेट सेल के डायग्राम की बात करें तो न्यूक्लियस तो बहुत सारे हैं। मैंने कहा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है इसमें, मैंने कहा ये इसमें न्यूक्लियस है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं, यहाँ पे कंडीशन कौन सी होती है, बहुकेंद्र की है, जिसे हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या कहते हैं इसे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और कौन से पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर इसमें टॉपिक में। मैंने कहा यहाँ पर जो रिनेट सेल आपको दिख रहा है कि ये कुछ एक डक्ट से बने होते हैं, कुछ एक वाहिनियों से निर्मित होते हैं। ठीक है, अब ये डक्ट कौन कौन से होते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। ये डक्ट होते हैं, ये जो डक्ट है इस पर्टिकुलर डक्ट को देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ट्रांसवर्स पर्टिकुलर हम कैसे कह सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा पर्टिकुलर से खड़ी लाइन आपको दिखाई दे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे यहाँ पर कुछ एक 90 डिग्री एंगल पे, तो वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन 180 पे दिखाई देते हैं, ट्रांसवर्स होता है, उसे हम अनुप्रस्थ प्रकार के पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो खड़ी लाइन है 90 पे जो है वो क्या है, मैंने कहा ये इस तरह का स्ट्रक्चर ये है, तो ये डक्ट तो है, लेकिन इस डक्ट को क्या कहेंगे, इस डक्ट को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट। क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं वन मोर टाइप ऑफ डक्ट विच इज बेसिकली प्रेजेंट ट्रांसवर्सली, जो कि अनुप्रस्थ रूप से पाए जाते हैं। और ये जो डक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, ये जो कुछ ये जो डक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मैंने कहा ये जो डक्ट है इसका, ये बेसिकली इसका क्या है, ट्रांसवर्स डक्ट होता है। कौन सा डक्ट, इसका ये ट्रांसवर्स डक्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स डक्ट। ट्रांसवर्स डक्ट को हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ वाहिनी। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ वाहिनी या नलिका भी हम कह सकते हैं। तो मैंने ये रिनेट सेल का डायग्राम आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 स्टडी कर चुके हैं, किसमें, एक्सक्रीशन में, कि कुछ एक एच शेप जो है रिनेट सेल होते हैं। इसके बाद डायरेक्टली हम लीड करते हैं एक्सक्रीशन के बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो हमें पढ़ना होता है। आप जानते हैं एक्सक्रीशन के बाद हम क्या पढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है लोकोमोशन। क्या कहते हैं इसे लोकोमोशन कहते हैं। यहाँ पर लोकोमोशन में हमें क्या क्या पढ़ना होगा कि गमन के लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गमन जो है या तो इसमें पर्टिकुलर क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट होगा, या सम टाइम यहाँ पे अगर लोकोमोशन प्रेजेंट है तो ये किसके हेल्प से होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इनके बॉडी वॉल में, मैंने कहा जो भी मेंबर्स एसके हेलमिंथेस के होते हैं इनके बॉडी वॉल में मसल लेयर प्रेजेंट होता है। लेकिन मसल लेयर में भी मैंने कहा केवल और केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर ही प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या अब्सेंट होता है, सर्कुलर मतलब वर्तुल प्रकार के जो पेशीय स्तर होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बोला कि वैसे तो लोकोमोशन अब्सेंट होता है, लेकिन अगर कभी कभी किसी भी मेंबर में अगर प्रेजेंट होगा भी तो वो किससे होगा, मैंने कहा ये जो पेशीय स्तर पाए जाते हैं इन्हीं मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर संकुचन होता है और साथ साथ यहाँ पर आकुंचन भी होता है, मतलब
रिलैक्सेशन भी होता है। क्या होता है? रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक साथ होते हैं इस लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर में, जो कि इसके किस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके बॉडी वॉल देह भित्ति में पाए जाते हैं। एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल, यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, कुछ एक मूवमेंट जो है यहाँ पर मिल सकता है। सपोज ये कोई एसके हेलमिंथेस है, ठीक है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कभी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो है सर्क के गति कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा तो लोकोमोशन का प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन समटाइम मिलेगा। किसके थ्रू? मैंने कहा ये जो मसल लेयर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर रिलैक्स होंगे, उनमें संकुचन होगा या फिर क्या होगा, आकुंचन होगा, जिससे थोड़ी बहुत जो गति है, गमन है, वो हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमने लोकोमोशन की बात कर ली। लोकोमोशन के बाद मैं आपको बताने वाला हूं इसके किसके बारे में, नर्व्स के बारे में, कि आखिर यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वो किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट, किस प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए 6 पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट है नर्व्स के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस होता है वो क्या होता है, नर्व्स होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नर्व्स के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हम तंत्रिकाओं की बात करें तो तंत्रिकाओं में क्या प्रेजेंट होता है, तंत्रिकाओं में देखिए यहाँ पर इसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो रिंग लाइक होती है। क्या कहते हैं, रिंग लाइक, मतलब वलयनुमा तंत्रिकाओं का पाया जाना। वो पर्टिकुलर किस फाइलम का या किस फाइलम के मेंबर का क्या है, अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है, इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो बेसिकली किसका होता है, ये एसके हेलमिंथेस का होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर किस तरह के यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर रिंग लाइक नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, तंत्रिकीय वलय कहा जाता है। ठीक है, रिंग लाइक नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिकीय वलय कहते हैं। हमने ये डिस्कस किया। अब सीधे हम डायरेक्टली लीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है, यहाँ पर एक्सक्रीशन के बाद हम यहाँ पे लोकोमोशन को स्टडी किए, लोकोमोशन के बाद नर्व्स को स्टडी किए, नर्व्स के बाद हम हमारा जो लास्ट पर्टिकुलर जो लाइफ प्रोसेस होता है जो हमें पढ़ना है, ये क्या होता है, ये है रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जनन की जो प्रक्रिया है वो हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यहाँ पर जनन की जो प्रक्रिया हमें दिखाई देती है वो कैसे होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब ये एक लिंगी प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक लिंगी प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेक्सेस आर सेपरेट। क्या कहा जाता है, सेक्सेस आर जनरली सेपरेट, मतलब जो अंग होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। मतलब पर्टिकुलर केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर 2 इंडिविजुअल अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें क्या होता है, 2 इंडिविजुअल में एक में मेल होगा, एक में मेल सेक्स ऑर्गन होंगे, एक में क्या होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर सेक्सेस आर सेपरेट। अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है। यहाँ पर इसके मेंबर में निषेचन की प्रक्रिया की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल टाइप का होता है। कैसा होता है इसमें, मैंने कहा इसमें फर्टिलाइजेशन आंतरिक प्रकार का होता है, इंटरनल टाइप का होता है। ठीक है, और यहीं पर ही आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगा, ये क्या है, यहाँ पर हमने रिप्रोडक्शन के बेसिस पे यूनिसेक्सुअल कैसे होते, मैंने कहा फर्टिलाइजेशन इंटरनल किस तरह से होता है, ये तो डिस्कस कर चुके हैं। अब सीधे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर लीड करते हैं। यहाँ पर देखिए ये कहा जाता है कि अगर हम इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, किसकी, मैंने कहा अगर यहाँ पे भ्रूणीय परिवर्तन की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होगा या लार्वा एब्सेंट होगा, इसकी बात करेंगे। तो ये कहा जाता है कि ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली तो इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो होता है डायरेक्ट टाइप का। कैसा होता है, वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। और आपको पता है अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर डायरेक्ट टाइप का होता है तो इसमें लार्वा क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर लार्वा एब्सेंट होता है, तो हम कहते हैं कि उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट टाइप का। लेकिन ऐसा अधिकांशतः देखा गया है, बट सम टाइम इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर सम टाइम जो है किस तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो सकता है। मैंने कहा यहाँ पे सम टाइम जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो कुछ टाइम जो है वो देखा जाता है यहाँ पर कैसा, मैंने कहा यहाँ पर इनडायरेक्ट टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। कैसा, मैंने कहा इनडायरेक्ट टाइप
टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। और इनडायरेक्ट टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्यों होता है, तो इसका मतलब तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे लार्वा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। कुछ एक मेंबर, जैसे हम यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एस्केरिस की, ठीक है, एस्केरिस में जो है उसके लाइफ साइकिल में एक लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलता है, और उसी लार्वल स्टेज के प्रेजेंस की वजह से हम क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है। यहाँ पर देखते हैं इसको कि इसमें लार्वा जो है वो कौन सा है, ये देखते हैं पहले। लार्वा, उस लार्वा को कहते हैं रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रैबिडिटी, मैंने कहा रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहते हैं। और रैबिडिटीफॉर्म लार्वा के प्रेजेंस की वजह से मैंने कहा एस्केरिस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसमें इनडायरेक्ट टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी देखा जाता है। मैंने कहा यहाँ पर रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, ये लार्वल स्टेज है जो कि हम यहाँ पे हर फाइलम में फाइलम बाई फाइलम ये लार्वल स्टेजेस को भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने इसी के बारे में बताया है कि रैबिडिटीफॉर्म लार्वा यहाँ प्रेजेंट होता है, और किसके में, कौन से मेंबर में प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये एस्केरिस में प्रेजेंट होता है। किसमें, एस्केरिस में प्रेजेंट होता है। उसके लाइफ साइकिल को हम जब स्टडी करेंगे कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का जो एक लाइफ साइकिल है उसके बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो उसके इन्फेक्शन, उसके डिफरेंट लार्वल स्टेजेस को, उसके माउल्टिंग स्टेज को हम स्टडी करेंगे, तो उसमें बताऊंगा कि रैबिडिटीफॉर्म लार्वा कहाँ होता है। ठीक है, हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या डिस्कस किया, वी डिस्कस अबाउट द ऑल द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द एस्के हेलमिंथेस। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ पे मैंने कहा कि इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो पूर्ण प्रकार का पाचन पथ होता है, विच इज जनरली मेड अप विद द माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन एंड एनस। ये मुख से बना होता है, ग्रसनी भी है, इंटेस्टाइन भी है, और यहाँ पे गुदा मार्ग भी होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन के साथ साथ ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स जो है वो पेशीय प्रकार के होते हैं, पेशीय प्रकार की ग्रसनी होती है, मस्कुलर टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये पेशीय प्रकार की जो ग्रसनी यहाँ पे प्रेजेंट है ये हेल्प किसमें करेगा, मैंने ये बताया कि यहाँ पर अगर पेशीय प्रकार के फेरिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दिस पर्टिकुलर मस्कुलर फेरिंग्स इज जनरली यूज्ड फॉर, मैंने कहा इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, यूज्ड फॉर शक द फूड। मैंने कहा ये जो है भोजन को चूसने के लिए या फूड को शक करने के लिए, शकिंग करने के लिए यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। लेकिन वाइल द अदर हैंड अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो ये कैसे होते हैं, ये नॉन मस्कुलर होते हैं, जो पेशीय प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ एक मेंबर पैरासाइट की तरह एक्ट कर सकते हैं। अगर ये पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर किसी न किसी होस्ट पर सर्वाइव करेंगे। होस्ट पर सर्वाइव करेंगे तो ये होस्ट के पर्टिकुलर किस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सर्वाइव करता है, एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में बताया कि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये इसमें कोई स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होगा नहीं, बॉडी सरफेस से होगा, शरीर के सतह से होगा, और विसर्जन प्रक्रिया है वो डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिससे ये देखा जाएगा। पैरासाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक मेंबर पैरासाइट भी होते हैं, और पैरासाइट में जो रेस्पिरेशन होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसके लिए हम कहते हैं अवायवीय प्रकार का जो शोषण होता है वो परजीवियों में पाया जाता है, जो कि एस्के हेलमिंथेस के सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट होता है, यहाँ पे परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। हालांकि कुछ एक जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होते हैं, सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, वो पाए जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, तो यहाँ पे कुछ विशेष तरह के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एच सेप्ट सेल कहते हैं। ठीक है, और ये जो एच सेप्ट सेल होता है इसे रिनेट सेल कहते हैं, और ये जो रिनेट सेल होता है इट इज मेड अप विद द टू टाइप्स ऑफ डक्ट। यहाँ पे डक्ट जो है लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है, यहाँ पे डक्ट ट्रांसवर्स टाइप का भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देयर द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियसेस, और यहाँ पे बहुकेंद्र की अवस्था या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक्सक्रीशन वाज डन विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इन द मेंबर ऑफ द एस्के हेलमिंथेस, एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज रिनेट सेल। ठीक है, और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली इसमें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके मेंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी प्रकार के होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग अलग तरीके के क्या होंगे, जनांग पाए जाएंगे। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल टाइप का होता है, आंतरिक प्रकार का होता है, और मोस्टली अगर इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ये डायरेक्ट
डायरेक्ट टाइप के होते हैं, इसमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है, लेकिन सम टाइम ये कैसे हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टाइप के हो सकते हैं। कौन सा लार्वा प्रेजेंट होगा, एस्केरिस में पाया जाने वाला रेप्टिफॉर्म लार्वा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमने ये सभी पॉइंट डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताया लोकोमोशन के बारे में। ठीक है, लोकोमोशन जो है मैंने कहा इनके बॉडी वॉल में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर बट देयर इज अब्सेंस ऑफ सर्कुलर मसल लेयर। सो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन इन द लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर देयर इज अ चांस दैट ऑल द मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू द एस्के हेलमिंथेस कैन लोकोमोट सम टाइम। मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर वर्तुल प्रकार के पेशीय स्तर अनुपस्थित हैं, लेकिन यहां पे अनुदैर्घ्य प्रकार के पेशीय स्तर पाए जाते हैं और उसी में संकुचन और आकुंचन से क्या हो सकता है, गति गमन हो सकता है, पॉसिबल है। अगर हम नर्व्स की बात करते हैं तो नर्व्स तंत्रिकाएं कैसी होती हैं, रिंग लाइक, मैंने कहा वलयनुमा तंत्रिकाओं का पाया जाना इज द वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस्के हेलमिंथेस फाइलम। हमने यहाँ पे लाइफ प्रोसेस की बात की, मैंने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को समझाया और इससे पहले हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया था। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एस्के हेलमिंथेस। ठीक है, मैं आपको पैरासिटिज्म के बेसिस पे, परजीविता के आधार पे एस्के हेलमिंथेस को 2 क्लास में डिवाइड कर दूंगा, उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि अगर ये पैरासाइट होते हैं तो किसी न किसी तरह का डिजीज क्रिएट करेंगे अपने होस्ट में, उन सभी डिजीज के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में मैं बताऊंगा और कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली क्लास में बिलोंग करते हैं, उन दोनों ही तरह की क्लासेस के बारे में, दोनों ही वर्गों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एस्के हेलमिंथेस। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।